हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई 12th बोर्ड है ना, जो कि 9th ऑफ मार्च 2024 को हुआ था। हमारे पास जो सेट है, सेट 1 है, 65/5/1 है इसका क्यूपी कोड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यस, आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे, इंस्ट्रक्शंस थे। आई होप कि आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस पता होंगे, आपने पढ़ लिए होंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए आपका जो सेक्शन है वो एमसीक्यू होता है। इसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो अगर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5 इज ऑप्शन ए इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, उसके बाद सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान देना है? अगर इंजेक्टिव पूछा जा रहा है, इंजेक्टिव मतलब क्या हो गया आपका 1-1 हो गया है ना, और सर्जेक्टिव मतलब आपको चेक करना है कि ऑन टू है क्या, है ना। तो सबसे पहले, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके पास ये जो इक्वेशन दिया गया ये क्या है? 2 डिग्री का है, यानी एक पैराबोला मिलेगा। सो पैराबोला कैसा मिलेगा? देखोगे आप तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। तो जो पैराबोला मिलेगा आपको, कैसा मिल सकता है? या तो ऐसा मिलेगा ऑब्वियसली कि ये ऊपर ही ओपन होगा, इस तरह का मिल सकता है, या फिर कैसा मिल सकता है? ऐसा जो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ ना जाए, है ना, ये चीज पॉसिबल है। सो इसी तरह का कोई एक केस ले लेते हैं, ठीक है ना। अब 1-1 का मतलब या इंजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि इसको चेक कैसे करते हैं? जनरली क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो 1-1 नहीं होगा, यानी इंजेक्टिव नहीं होगा। तो ये पैराबोला है, ऑब्वियसली 2 जगह कट करेगा। सो यहाँ पे क्या होना है? ये इंजेक्टिव नहीं होगा, यानी 1-1 नहीं होगा। अब चेक करेंगे ऑन टू का। सो ऑन टू में क्या होता है? बेसिकली ऑन टू के लिए हमें पता है कि क्या उसमें चेक करते हैं कि ऑन टू के केस में आपका जो भी कोडोमेन होता है, जो भी कोडोमेन, वो क्या होना चाहिए? रेंज के बराबर होना चाहिए, है ना। तो अब देखो, इस फंक्शन का अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा? इसके ऊपर होगा, यानी यहां से ऊपर की तरफ होगा, नीचे तो नहीं होगा कुछ वैल्यू। लेकिन इसका कोडोमेन क्या है? पूरा रियल वैल्यू, यानी पूरा वाई एक्सिस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स A is equal to AC minus 1 B0 5 1 minus 5 0 is a skew symmetric matrix, then the value of 2A minus B plus C is what? So basically यहाँ पे आपको बोला गया स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है आपको, जो आपको मैट्रिक्स गिवन है, यानी कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ? ये वाला। इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सो दिस इज ए सी -1 बी 0 5 एंड 1 -5 0। ठीक है ना। और अब ये ट्रांसपोज हो गया। सो ये ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो इसके माइनस के। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं -a -c 1, उसके बाद -b 0 -5, उसके बाद -1 5 0। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स अब आपस में इक्वल होगा, आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? यस, इसका मतलब ये होगा ना कि a इस -a के बराबर होगा। सो a इज इक्वल टू -a मतलब 2a इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया? 0। ठीक है, अब a 0 मिल गया, a 0 मिल गया। अब आप देखते हैं आगे क्या होगा। सो a 0 हो गया, और b, अब यहाँ पे देखो ये इसके बराबर होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू -c, यानी b प्लस सी वी 0। तो b प्लस सी वी 0 मिल गया, और 2a v0 मिल गया। इसका मतलब क्या होगा? टोटल इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है? इफ A is a square matrix of order 3 such that the value of
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 8, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। एक चीज तो आपको क्लियर है कि जो ए का वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, जस्ट एलिमेंट जो होता है जो रो में होता है वो कॉलम में हो जाता है, बट डिटर्मिनेंट तो सेम होता है ना, तो ये तो सेम होने वाला है। ठीक है, अब आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान में होगा, वो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि अगर एडजॉइंट निकालते हो, ये मैं लिख देता हूं एक बार, अगर आप निकालते हो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन। अब n क्या है, तो n इज ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया हुआ आपका, 3 है, सो n 3 हो गया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 3 माइनस वन, और ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 8। ओके, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, सो दिस इज 2√2, है ना, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस इज दिस, इसका इनवर्स ये है, तो हमें पता है ना कि अगर ए और इसका इनवर्स होता है तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ओके, सो यहाँ पे हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपको एक चीज ध्यान होगा, सो आप शॉर्टकट बाय यूजिंग शॉर्टकट इसका इनवर्स निकाल सकते हो और कंपेयर करके यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पता कर सकते हो, है ना। शॉर्टकट हमने बता रखा है कैसे फाइंड आउट करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सो ऐसे कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग अप्रोच, ये वाला अप्रोच लगाते कि a इंटू एट इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, है ना। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हो मैट्रिक्स का, अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 3 ऑर्डर का मिलेगा। सो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7, राइट, -3 यस, ठीक है, मिल रहा है ना। अब इसको अगर आप इससे करोगे तो क्या मिलेगा, 1 -1 +1 +0, 0 मिल रहा है ना। तो हमें इन सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज मिलेगा आपको, ये पैटर्न मिलेगा, ठीक है ना। हमें लैम्डा चाहिए, तो ऐसा एलिमेंट निकालें जिसमें लैम्डा इन्वॉल्व हो। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इस रो से, तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा, इस मैट्रिक्स में मिलेगा क्या, ये वाला एलिमेंट। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 3 21 -3 लैम्डा -9, और ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 कर देते हैं। सो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12, और यहाँ से आ जाएगा 4, यानी लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, 4 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो आप, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। सो यहाँ से क्या है हमारे पास, ये 1 क्रॉस 3 है ऑर्डर, और ये क्या है 3 क्रॉस 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x -2 +0, ठीक है। ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब आप अगर इधर देखो तो ये कितना है 1 क्रॉस 2 का, और ये कितना है 2 क्रॉस 1 का, तो ये मिलेगा 1 क्रॉस 1 का, तो ये कितना आ जाएगा -6 + x, ठीक है। सो यहाँ से क्या मिलेगा आपका 5x -2 इज इक्वल टू -6 + x, यानी 4x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर वेयर ए इज इक्वल टू ए आई जे। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और ए आई जे कैसे डिफाइंड है, तो मैक्सिमम ऑफ आई जे माइनस मिनिमम आई जे, ठीक है। सो ए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा A11 A12 A21 A22, यही मैट्रिक्स होगा क्या, ठीक है। अब देखो एलिमेंट कैसे निकालना है, एलिमेंट कैसे निकालेंगे यहाँ पे आप देखो। सो एलिमेंट के केस में क्या बोला जरा, A11, जब A11 आप निकाल रहे हो यहाँ पे, सो A11 के लिए क्या है मैक्सिमम ऑफ आई जे, सो मैक्सिमम ऑफ 1 1 क्या आ जाएगा 1, माइनस मिनिमम ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा 1, सो 0, यानी ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब 1 2 निकालेंगे तो इसमें मैक्सिमम क्या मिलेगा 2, और ये मिनिमम 1, तो ये हो जाएगा 1। इस तरह से 2 1 में हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 का मैक्सिमम 2, 2 2 का मैक्सिमम 2, और मिनिमम भी 2 मिलेगा, इसलिए 0 मिल गया। दैट मीन्स
अब आपको क्या मिल गया, ए मैट्रिक्स, तो 0 1 1 0। बट ये चीज हमें नहीं पूछा जा रहा है, ये तो ए हो गया, आपको बताना है ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यस आपको क्या बताना है, ए स्क्वायर यहाँ पे बताना है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 1 0। और इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसी मैट्रिक्स से, 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये 0 और यहाँ पे 1, ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट अगर कहीं पे प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट में आता तो ट्राई करो आप लॉग लेने का। सो अगर यहाँ पे लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, ln x e टू द पावर y इज इक्वल टू ln 1। यहाँ पे प्रोडक्ट है, सो क्या हो जाएगा, ln x प्लस ln e टू द पावर y इज इक्वल टू 0। अब फाइनली ln x हो जाएगा, और बाई प्रॉपर्टी हो जाएगा y ln e इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब ln x प्लस y, क्योंकि ln 1 e तो 1 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई एक्स, और x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो माइनस 1 बाई 1 विच इज माइनस 1। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप चाहते तो कर सकते थे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के, तो x इज इक्वल टू 1, वहां पे y का भी वैल्यू चाहिए होता, तो x इज इक्वल टू 1 पे y यहां से निकाल लेते, x इज इक्वल टू 1 पे y क्या हो जाता, 0। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, आपको दो चीज यूज करना पड़ता, राइट। सो ऐसे चलेंगे, ओके, सो ऐसे भी बन जाएगा, यस यस। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर sin स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू cos x। यानी अगर आप u इसको मानते हो, इसको v मानते हो, तो आपको क्या निकालना है, du बाई dv, राइट, यही निकालना है ना। तो कैसे करेंगे, सो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, du बाई dx निकालते हैं। सो du बाई dx क्या हो जाएगा, देखते हैं, d e टू द पावर sin स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो, क्या करना होगा आपको, चेन रूल लगाना होगा। तो चेन रूल लगा लेते हैं यहीं पे, तो क्या आ जाएगा, सो डी साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपको देखो यहां से क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू cos x, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, सो cos x का हो जाएगा दैट इज dv बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, है ना। अब आपको निकालना है क्या, ये क्या निकालना है आपको, सो आपको निकालना है यहाँ पे du बाई dv। सो ये क्या हो जाएगा, du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx, राइट। दैट मीन्स आपको इसको डिवाइड करना है किससे, माइनस साइन एक्स से, ये कट जाएगा। सो माइनस 2 कॉस एक्स, सो ऑप्शन सी आ रहा है ना सही, यस ऑप्शन सी। ओके 9 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट। लोकल मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन कभी भी आता है तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 एंड माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो इसको 0 कर देंगे, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। अब चेक करना है कि किस पे मिनिमा होगा, क्योंकि 2 एंड माइनस 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स क्या मिल जाएगा, यस ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, और x टू द पावर माइनस 2 का माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3। सो बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 4 बाई एक्स क्यूब, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर x इज इक्वल टू 2 रखोगे, x इज इक्वल टू 2 दैट इज f डबल डैश 2 क्या आएगा, 4 बाई 8, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब जब डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आता है तो उस पर क्या मिलता है, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमा के लिए ही पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा 2, 2 पे मिनिमा मिलेगा, और
-2 पे मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन अ गिवन कर्व y is equal to 7x minus x cube and x increases at a rate of 2 units per second. So basically आपको dx by dt दिया हुआ है 2 units per second, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। द रेट एट विच स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, यानी स्लोप इसका, यानी m, अगर हम स्लोप की बात करें तो m जो है इसका किस रेट से चेंज हो रहा है। तो m क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो m क्या आता है, dy by dx। तो सबसे पहले dy by dx फाइंड आउट कर लो। तो dy by dx क्या हो जाएगा, यहां से dy by dx बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि नहीं ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये आपको फाइंड आउट करना है d by dt ऑफ dy by dx। ये क्या हो जाएगा, 7 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 एक्स स्क्वायर का क्या करोगे तो 2x हो जाएगा और इंटू dx बाई dt बाई चेन रूल, राइट। अब यहां से क्या हो जाएगा देखो, तो 3 टू जा -6x और dx बाई dt कितना है 2 है, तो 6 टू जा 12 और x का वैल्यू दिया है 5, यानी कितना आ जाएगा -60, राइट, -60 यूनिट्स पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, 1/x। अगर इस इंटीग्रेशन को देखोगे ना तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अगर लगा दो आप, सब्स्टिट्यूशन क्या लगा दो कि z इज इक्वल टू अगर log x रख दो तो यहाँ से dz क्या मिल जाएगा 1/x dx, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1/x dx दिया हुआ है। तो फाइनली इंटीग्रल क्या मिल जाएगा आपको, यस 1/z² dz, है ना, दैट मीन्स z टू द पावर -2 dz। और इसका इंटीग्रेशन बखूबी आप जानते हो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, सो z टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c, राइट। यानी इसका मतलब क्या होगा -1/z प्लस c, z आपने क्या माना था log x, तो -1/log x प्लस c, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आप देखो जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सेम है बट अपोजिट साइन का है, तो ऑलवेज आप चेक करो कि एफ एक्स हमारा ऑड या इवन तो नहीं है। ऑड के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एफ माइनस एक्स आ रहा है विथ नेगेटिव साइन तो क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, है ना। और ऑड आता है और एफ एक्स डी एक्स हो -a टू a, ऑड के केस में आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड एक्स तो इवन होगा और ये ऑड, तो इवन इंटू ऑड, फाइनली ये हमें ऑड मिल जाएगा। ऑड है और -1 से 1 तो आंसर इज 0, है ना, सिंपल। अगर f माइनस एक्स यहाँ पे निकालते हो, यहाँ पे एफ एक्स क्या है आपका x मॉड x, f माइनस एक्स निकालोगे क्या हो -x और -x का मॉड, तो फाइनली ये -x मॉड x हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स का माइनस, यानी ये चीज तो ऑड हो गया, इसलिए आंसर इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² इज इक्वल टू 4x। ओके, सो देख लेते एक बार, y² इज इक्वल टू 4x, ये होगा 4x, y² इज इक्वल टू 4x का ग्राफ, x एक्सिस दैट मीन्स ये वाला, एंड x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये वाला y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स ये। सो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये इसमें ये नहीं रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो अगर हम इंटीग्रेट करें, दैट इज अगर हम इंटीग्रेट करें √4x dx को कहां से 0 से 1 तक, तो केवल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मिलेगा, है ना। बट हमें चाहिए नीचे वाला भी एरिया, सो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दिस इज 2 इंटू 2 और x का हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन और यहाँ पे 3/2, राइट, लिमिट 0 से 1। सो फाइनली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8/3 एंड 1 टू द पावर 3/2 माइनस 0। सो बेसिकली क्या आ जाएगा 8/3 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपको बोलता फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल
देन आपका आंसर हो जाता 4/3। ठीक है, चलिए 14 नंबर। 14 नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, आपको यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना था। एंड देखो हमारे पास दो चीजें है ना, एक होता है ऑर्डर और एक होता है डिग्री। तो सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 4 है। एंड इस 4 पे जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, वही डिग्री हो जाता है। सो यहाँ पे ऑर्डर तो 4 होगा, नो इश्यू, जो कि पूछा गया है ना। लेकिन डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ है ना, तो क्या इस पे डिग्री आ रहा है वो हमें पता नहीं है या नहीं कर सकते। तो ऑर्डर तो ऑब्वियसली इसका 4 है, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q आर P एंड Q। सो हमारे पास दो वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है, ये समझ लो P है, ये Q है, इसका पोजीशन P है और इसका पोजीशन वेक्टर Q है, राइट। सो ओके, द पॉइंट R डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इन 3:1। सो एक पॉइंट R है जिसको 3:1 में डिवाइड करना है। सपोज इसका R हमने ले लिया पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो इस R को फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो R क्या हो जाएगा आपका, सो 3 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू P डिवाइडेड बाई 3 + 1, करते ना क्रॉस, ऐसे ऐसे, अगर इंटरनल है तो प्लस कर देते हो। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, ये यस, फाइनली क्या मिल गया हमारे पास, 3Q, यानी पोजीशन वेक्टर जो R है हमारे, क्या मिल गया, 3Q प्लस P डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना। चलिए, बट ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे नहीं है, अगर आप देखोगे तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और आप गलत कर सकते थे। एंड उसके बाद है एस इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PR। PR का जो है मिड पॉइंट है S, ये, ठीक है ना, S। तो हमें निकालना पोजीशन वेक्टर ऑफ S, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या जानते हो, तो P प्लस R। तो S का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, सो दिस इज P प्लस R डिवाइडेड बाई 2। आपने P निकाला है, R निकाला है, बस ऐड करके आंसर लिख दो। सो P प्लस R आपने निकाल रखा है, 3Q प्लस P बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करोगे तो 4P प्लस P, तो 5P प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 8। सो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एक बार यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो द एंगल विच द लाइन दिस मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 -1 0। और वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0 1 0, है ना। अब एंगल निकालना, सपोज हमारे पास ये A1 A2 A1 B1 C1 हो गया, A2 B2 C2 हो गया। तो cos थीटा क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो यहाँ पे करते हैं cos थीटा, सो दिस इंटू दिस, तो 0 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू 1, सो -1 हो जाएगा, एंड प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इन सबका स्क्वायर का सम, सो 1 + 1 + 0 हो जाएगा। एंड इस वाले में क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 0, राइट। दैट मीन्स -1/√2 आ रहा है। ओके, एंड -1/√2 मतलब cos थीटा इज इक्वल टू -cos π/4, राइट। एंड इसको लिख सकते हैं ये cos पाई माइनस π/4, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 π - π, दैट इज 3π/4, है ना। ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अब देखो
कोई भी लाइन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होता है ना। ये इस पॉइंट से पास कर रहा होता है एंड इस बी के पैरेलल होता है ये लाइन, ठीक है ना। सो पहले हम इसको लिखते हैं एक बार इस लाइन को। सो आर बराबर बेसिकली क्या हो जाएगा, देखोगे तो यहां से क्या हो जाएगा 2i प्लस 0j माइनस के कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा, यहां से क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप होगा क्या, है ना। अगर हम यहां से, ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसको हम लिख दें कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या होता है, आर को हम क्या मानते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ये सारा। अब यहां से हम लिखेंगे तो क्या आएगा, तो यहां से आ जाएगा ना ऐसा x और ये जाएगा 2 इधर। सो x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/1 इज इक्वल टू z माइनस z प्लस ना हो जाएगा z प्लस 1/2। यही हो गया क्या, है ना। तो ये हो गया कौन सा लाइन, ये वाला, ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन। लेकिन हमें निकालना है कि जो इससे पास करता हो, तो इससे पास करता हुआ इक्वेशन क्या होगा x माइनस x1, सो x माइनस 1 एल, एल क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू y माइनस y1, सो y प्लस 3 डिवाइडेड बाई m क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू फिर z माइनस 2 डिवाइडेड बाई n यानी 2, है ना। बस यहां से आपको यही पता करना था कि आपका जो ये है ना 1 1 2 यही इसका हो गया डायरेक्शन रेशियो, है ना। और डायरेक्शन रेशियो पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई b1 z माइनस z1 बाई c1, राइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बहुत ही सिंपल है। So A and B are events such that PA oblique B is equal to B PB oblique A। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। PA oblique B क्या लिखते हैं, P A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं P B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई PA। ये तो कट जाएगा ना, A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A सेम होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा PA बराबर PB, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन। सो असर्शन आपको दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है कि असर्शन सही है रीजन सही है या नहीं। अगर दोनों ट्रू है तो एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है नहीं, या दोनों सही है तो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये चीज पता करना है बेसिकली, है ना। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। y इज इक्वल टू डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज दिस। ये तो सही है बिल्कुल, आपका जो साइन इनवर्स cos इनवर्स x का जो टेबल होता है ना उसी के अंदर ये सारा है। सो cos इनवर्स x का डोमेन, नो डाउट cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है। cos x का जो रेंज होता है cos इनवर्स x का डोमेन हो जाता है। एंड इसका अगर रेंज की बात करें तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 0 टू पाई हो जाएगा, है ना। यानी ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। रीजन क्या दे रहा है, सो द रेंज ऑफ, ओके रेंज रेंज दे रहा ओके, बट यहाँ पे इसने क्या रहा π/2 को एक्सक्लूड कर दिया, बट इसमें एक्सक्लूड नहीं होता है, यानी ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, दैट इज 19 का हो जाएगा सी, ठीक है। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है द वेक्टर दिस रिप्रेजेंट द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। सो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा, या तो ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दे कि पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है, या फिर किसी दो प्रोडक्ट, किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए। सो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज 36 प्लस 4 प्लस 64, है ना। यहां से क्या मिलेगा आपको 104, ठीक है। इसी तरह से b का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या मिलेगा b का मैग्नीट्यूड, सो दिस इज 100 प्लस 4 प्लस 36 यानी 140 का स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड c का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, सो दिस इज 16 प्लस 16 प्लस 4 दैट इज 36 का स्क्वायर रूट। एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ पे देखोगे ना तो क्या मिल रहा है हमें कि मॉड c का स्क्वायर प्लस
ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, यानी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। सो ये तो ट्रू हो गया। अब ये देखते हैं रीजन, थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स ऑफ विच नॉन ऑफ टू आर कोलिनियर forms a triangle if their resultant is zero vector or sum of any two vectors is equal to the third। ये बेसिकली क्या डिस्कस कर रहा है, ट्रायंगल लॉ का, है ना। किसी दो का सम तीसरे के बराबर होता है, या फिर एक ही लाइन में हो, मतलब एक ही सीक्वेंस में हो, तो सबका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बेसिकली ये ट्रायंगल लॉ है। तो ये तो बता रहा है कि ये ट्रायंगल है, बट क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इससे आप पता कर सकते हो कि ट्रायंगल है, बट ये नहीं कह सकते ना कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये भी ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, राइट। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट रीजन, both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion A। ठीक है, तो इसमें हम कैसे जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ। ओके, सो ये था टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी से क्वेश्चन करेंगे। ओके, एंड यस, हम ट्राई करें कि और भी जितने भी सेट्स हैं उसके भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।